नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप जानते हैं एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी का हम प्रयास कर रहे हैं यहाँ पर, और इसके अंतर्गत इकाई 9 में दी गई कविताओं पर बात हो रही है। पिछले वीडियो में हमने सन्नाटा, क्षमा कीजिए, गीत फरोश कविता पर बात की थी, और अब हम सतपुड़ा के घने जंगल पर बात करेंगे। इसकी व्याख्या पर प्रकाश डालेंगे, जो कि भवानी प्रसाद मिश्र द्वारा लिखी गई एक कविता है। इसका भाव समझने की प्रयास करते हैं। सतपुड़ा के घने जंगल कविता पाठक को प्रकृति की ऐसी अकल्पनीय दुनिया में ले जाती है जो मनोरम सौंदर्य और आश्चर्य से भरी है। इस कविता में सतपुड़ा के जंगल का जीवंत वर्णन है। यह कविता अपने लयात्मक प्रवाह के लिए विशेष रूप से सराही जाती है। भवानी प्रसाद मिश्र की सतपुड़ा के घने जंगल एक मार्मिक कविता भी कही जाती है। मध्य भारत का यह जंगल अपनी जैविक संपदा के लिए बहुत प्रसिद्ध है। कवि ने जीव जगत के बीच मनुष्य की उपस्थिति को बहुत तटस्थता से उकेरा है। उन्होंने बहुत खामोशी से हमें यह समझाया है कि पृथ्वी सभी जीवों का आश्रय है और हमें इसका सम्मान करना चाहिए। मनुष्य इन सभी जीवों में से एक प्राणी भर है। पूरी कविता की बनावट वाचिक शैली में है। अपनी ऊपरी बनावट से यह कविता एक शिशु गीत का आनंद देती है। इस कविता पर अब हम पढ़ के और इसका भाव प्रकट करने का प्रयास करते हैं। सतपुड़ा के घने जंगल, नींद में डूबे हुए से ऊँघते अनमने जंगल। झाड़ ऊंचे और नीचे चुप खड़े हैं, आँख मीचे, घास चुप है, कास चुप है, मूक शाल पलाश चुप है। बन सके तो धंसो इनमें, धस न पाती हवा जिनमें। सतपुड़ा के घने जंगल, ऊँघते अनमने जंगल। सड़े पत्ते, गले पत्ते, हरे पत्ते, जले पत्ते, वन्य पथ से ढक रहे से पंख दल में पले पत्ते। चलो इन पर चल सको तो, दलो इनको दल सको तो। ये घिनौने घने जंगल, नींद में डूबे हुए से ऊँघते अनमने जंगल। पंख दल में पले पत्ते, चलो इन पर चल सको तो, दलो इनको दल सको तो। ये घिनौने घने जंगल, नींद में डूबे हुए से ऊँघते अनमने जंगल। सतपुड़ा के घने जंगल। कवि बिना किसी भूमिका के घने जंगल में प्रवेश कराते हैं और सतपुड़ा एक संज्ञा के रूप में प्रकट होता है। लेकिन जो हम कविता में उतरते हैं, उसकी नवीन नवीन विशेषताएं हमें मंत्रमुग्ध करती चली जाती हैं। वन की सघन हरियाली पर उन्होंने सबसे पहले प्रकाश डाला है और ऊँघती लग रही है, इतनी ज़्यादा घनी है कि वे ऊँघते से लग रहे हैं। यह जंगल अपनी निश्चिंतता में डूबा हुआ है और जंगल का नीरव वातावरण नींद में तल्लीन जैसा लग रहा है। कवि इन पंक्तियों में हमें यह संदेश देता कि आप इस अरण्य में बगैर किसी बाधा के प्रवेश करें, हस्तक्षेप से जंगल की नींद खुल जाएगी। अर्थात वे ये चाह रहे हैं कि आप इस जंगल को कम से कम परेशान करने का प्रयास करें। आप अपनी उपस्थिति बिल्कुल ना के बराबर बताएं, जिससे इस जंगल को कोई कष्ट ना हो। झाड़ ऊंचे और नीचे, झाड़ियाँ जो हैं, कितने ही ऊंचे पेड़ भी मिलेंगे और छोटी झाड़ियाँ भी मिलेंगी। चुप खड़े हैं, आँख मीचे, घास चुप है, कांस चुप है, मूक शाल पलाश चुप है। बन सके तो धसो इनमें, धस न पाती हवा जिनमें। सतपुड़ा के घने जंगल, ऊँघते अनमने जंगल। बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पेड़ भी हैं और छोटे छोटे पेड़ भी हैं। आँख मीच के जैसे कोई व्यक्ति खड़ा है। घास भी चुप है और कांस भी चुप है। कांस भी एक प्रकार की झाड़ी का वो है, प्रजाति है। मूक शाल पलाश चुप है, ये पेड़ों की प्रजातियां हैं। शाल का पेड़ भी और पलाश भी चुप है। बन सके तो धसो इनमें, कोशिश करो कि इनमें जा सको, क्योंकि ये इतने सघन हैं कि इनमें हवा तक प्रवेश नहीं कर पाती है। सतपुड़ा के घने जंगल, ऊँघते अनमने जंगल। सड़े पत्ते, गले पत्ते, हरे पत्ते, जले पत्ते।
यहाँ पर पत्ते इतने बिखरे हुए हैं कि कुछ उनमें से सड़े हुए हैं, कुछ गल चुके हैं, कुछ हरे हैं, कुछ जले तक हैं। वन्य पथ को ढक रहे से पंख दल में पले पत्ते। वन्य पथ जो बीच में एक पगडंडी एक रास्ता है, वह तक उन्होंने ढक दिया है। इतने पत्ते हुए हैं, इतने पत्ते पड़े हैं कि उन्होंने ढक दिया है। पंख दल मतलब कीचड़ के जो जो जगह होती है, पंख कीचड़ होता है, उसमें उसमें पले हुए पत्ते हैं, वो तक उन्होंने पूरा रास्ता ढक दिया है। चलो इन पर चल सको तो दलो, इनको दल सको तो। अगर आपकी क्षमता है तो इन पर चल सकते हो तो चल के दिखाओ, और इनको दल के दिखाओ, इनको अपने पैरों से कुचल के दिखाओ। ये घिनौने घने जंगल, एक नई उपमा दी है उन्होंने। ये घिनौने घने जंगल, नींद में डूबे हुए से ऊँघते अनमने जंगल। जब ये कीचड़ का नज़ारा जो दृष्टि दिखती है, तब ये घिनौने से प्रतीत होते हैं। अटपटी उलझी लताएं डालियों को खींच खाएं, पेड़ को पकड़ें अचानक, प्राण को कस लें कपाएं, सांप सी काली लताएं, बला की पाली लताएं। यहाँ पर इस बंद में उन्होंने जो जंगली लताओं की विशेषता है वो बताई है। अटपटी उलझी लताएं, ऐसी अटपटी सी उलझी हैं लताएं कि उनका कोई। तो यहाँ पर हम देख रहे थे कि लताएं किस किस प्रकार की हैं। अटपटी उलझी लताएं डालियों को खींच खाएं, जो पेड़ों की डालियां हैं उनको वो उनका सारा रस खींच लेती हैं और उनको ख़राब करके बिल्कुल नाश कर देती हैं उनका। पैर को पकड़े अचानक, यदि इतनी घनी लताएं हैं कि आप चलते हुए ऐसा कई बार महसूस करेंगे कि वो आपके पैर को पकड़ने की प्रयास कर रही हैं। प्राण को कस लें कपाएं, आपको इस तरीके से जकड़ लेंगी कि आपके प्राण को भी कसे हुए महसूस करेंगे आप। और सांप सी काली लताएं, आपको कई बार भ्रम भी हो सकता है कि वे काली लताएं कोई सांप तो नहीं है जंगल में। बला की पाली लताएं, एक जो समस्याएं होती हैं, जो इतनी ज़्यादा जो घनी लताएं होती हैं वो सांप जैसी दिखती हैं, तो बिल्कुल बला जैसी लग रही हैं। लताओं के बने जंगल, ये पंक्ति ये ध्यान रखिएगा कि लताओं के बने जंगल, नींद में डूबे हुए से ऊँघते अनमने जंगल। इसका मतलब ये है कि जो हमारे जंगल हैं सतपुड़ा के, वे इस प्रकार से बने हुए कि वहाँ पर लताओं का भी महत्वपूर्ण घटक माने जाते हैं। मकड़ियों के जाल मुँह पर और सर के बाल मुँह पर, मच्छरों के दंश वाले दाग काले लाल मुँह पर, वात झंझा वहन करते, चलो इतना सहन करते, कष्ट से ये सने जंगल, नींद में डूबे हुए से ऊँघते अनमने जंगल। इस बंद का अर्थ है कि इस सुखद दृश्य के बाद कठोर और डरावने पक्ष की ओर भी हमारा इशारा करते हैं, हमें समझाते हुए बता रहे हैं कि ऐसी ऐसी स्थितियां बनी रहती हैं कि बाहर से जो जंगल हमें हरे भरे दिखाई देते हैं, अंदर जाने पर वो कितनी समस्या कारक भी हो सकते हैं। मनोहारी जंगल में मकड़ियों की विविध प्रजातियां भी हैं। जंगल में इन मकड़ियों के रहस्यमय जाले और उनके स्वाभाविक घर भी हैं। मच्छरों की भिनभिनाहट और दंश इस जंगल का यथार्थ है। इस जंगल के शांत वातावरण में कवि तेज हवा, पानी, आंधी से भी हमारा परिचय कराते हैं। कविता में जंगल का रूप और रंग विविध मौसम में अपने अलग अलग तेवर को प्रकट करता है, और अंत में यह कई बार जो राही होता है, जो घूमने वाला व्यक्ति होता है, उनको रास भी नहीं आता और कष्ट का सबब भी बन जाता है। अजगरों से भरे जंगल, अगम गति से परे जंगल, साथ साथ पहाड़ वाले, बड़े छोटे झाड़ वाले, शेर वाले, बाघ वाले, गरज और दहाड़ वाले, कंप से कनकने जंगल, नींद में डूबे हुए से ऊँघते अनमने जंगल।
जंगल और पहाड़ एक दूसरे के पूरक होते हैं। जंगल और पहाड़ एक दूसरे के पूरक होते हैं। इन जंगलों की ओट में पहाड़ों की समानांतर कई पंक्तियां फैली हैं, इसलिए सतपुड़ा के साथ साथ पहाड़ वाले जंगल भी कहा जाता है। यानी वनस्पति के साथ पहाड़ का यह संगम इसे दुर्लभ बनाता है। पहाड़ी की इस श्रृंखला में पहाड़ की इस श्रृंखलाओं में सिंह की उपस्थिति हमारे मन में कौतूहल और भय दोनों पैदा करती है। शेर की आवाज़ बनेले वातावरण को और स्वाभाविक बना देती है। जब कभी ऊँघते हुए जंगल में प्रवेश करता है तो वह दहाड़ भी सुनता है, गरज भी सुनता है। और यहाँ पर अजगरों और जो अजगर नामक जो सांप की प्रजाति होती है वहाँ वे भी पाए जाते हैं। और कंप से कनकने जंगल। इन वनों के खूब भीतर 4 मुर्गे 4 तीतर पाल कर निश्चिंत बैठे विजन वन में बीच बैठे, झोपड़ी पर फूस डाले गोंड तगड़े और काले। जबकि होली पास आती सरसराती घास गाती और महुए से लपकती मत्त करती बास आती। गूंज उठते ढोल इनके बोल गीत इनके बोल इनके, सतपुड़ा के घने जंगल नींद में डूबे हुए से ऊँघते अनमने जंगल। इन वनों की जितनी सघनता है उतनी ही निश्चिंतता से, इतनी ही परेशानी के बावजूद भी उतनी ही निश्चिंतता से यहाँ पर एक प्रजाति मानव की प्रजाति रहती है जो जनजातीय स्वरूप में आदिकाल से रहती हुई आई है। वो गोंड प्रजाति है और इन वनों के जो इन जंगलों के बहुत अंदर रह रही है और जो मुर्गे और तीतर पालकर अपने जीवन को यापन करती है। और बीचों बीच सघनता के बीचों बीच अपनी झोंपड़ी जो इनकी फूस की बनी होती है और इनकी जो काया है वो थोड़ी तगड़ी होती है और काली चमड़ी होती है। और जैसे ही होली आती है सरसराती घास गाती है। अर्थात प्रकृति का मानवीय चित्रण किया है इन्होंने, हमारे भवानी प्रसाद मिश्र जी ने। और जब होली आती है तो इनका प्रमुख त्यौहार होता है गोंडों का। महुए से लपकती मत्त करती बास आती, अर्थात ये महुए की शराब पीते हैं और उसमें झूमते नाचते गाते हैं और ढोल बजाकर होली का त्यौहार मनाते हैं। जागते अंगड़ाइयों में खो खड्डे खाइयों में, घास पागल कांस पागल शाल और पलाश पागल लता पागल वात पागल डाल पागल पात पागल मत्त मुर्गे और तीतर इन वनों के खूब भीतर। क्षितिज तक फैला हुआ सा मृत्यु तक मैला हुआ सा, क्षुब्ध काली लहर वाला मथित उत्थित जहर वाला, मेरू वाला शेष वाला शंभू और सुरेश वाला, एक सागर जानते हो उसे कैसा मानते हो, ठीक वैसे घने जंगल। जागते अंगड़ाइयों में, जंगल जो हैं जागते हैं अंगड़ाइयों में, जो कि ऐसे हैं कभी कभी ऐसा लगता है कि जागते हैं अंगड़ाइयों में। और खो खड्डे और खाइयों में घास पागल कास पागल जो होली का समय आता है, जो शाल और पलाश पागल जो बसंत ऋतु का समय आता है वो उसका समय बताया है। लता पागल वात पागल, हवा भी पागल हो चुकी होती है। डाल पागल पात पागल, मुर्गे और तीतर ये सभी उन्मत्त हो चुके हैं और वनों के खूब भीतर आनंद से रह रहे हैं। क्षितिज तक फैला हुआ सा मृत्यु तक मैला हुआ सा, क्षुब्ध काली लहर वाला मथित उत्थित जहर वाला, मेरू वाला शेष वाला शंभू और सुरेश वाला, एक सागर जानते हो उसे कैसा मानते हो। क्षितिज तक फैला हुआ सा यह जंगल इतना विशाल काय दिखता है कि इसका कोई छोर नहीं दिखाई देता है। मृत्यु तक मैला हुआ सा, वहाँ तक है जहाँ मृत्यु है, वहाँ तक इसका नामो निशान दिखाई देता है, इतना ज़्यादा बृहद रूप है। क्षुब्ध काली लहर वाला, यहाँ पर जीवन और मृत्यु दोनों दिखाई देते हैं। मथित उत्थित जहर वाला, मेरू वाला शेष वाला, नागों की जो शैया है वहाँ पर दिखाई देती है। शंभू और सुरेश वाला जो शिव जी हैं हमारे, उनका जो लाक्षणिक है लक्षणता है वो भी दिखाई देती है। एक सागर जानते हो उसे कैसा मानते हो। सागर जैसे फैले हुए जंगल हैं, यहाँ पर समानता दिखाने का प्रयास किया है सागर और इस सतपुड़ा के घने जंगल में। धसो इनमें डर नहीं है, मौत का यह घर नहीं है, उतर कर बहते अनेकों, कल कथा कहते अनों को,
नदी निर्जर और नाले इन वनों ने गोद पाले। लाख पंछी 100 हिरण दल, चांद के कितने किरण दल। झूमते झूमते वन फूल फलियां, खिल रही अज्ञात कलियां। हरित दूर्वा रक्त किसलय, पूत पावन पूर्ण रसमय। सतपुड़ा के घने जंगल, लताओं के बने जंगल। इसमें कवि हमारे जो हैं इस जंगल को हमारे लिए अत्यंत मानवीय और आनंदमय स्वरूप देते हैं हुए मानते हैं। इसका स्वरूप प्रस्तुत किया है। जंगल ही हमारे प्राणवायु का आधार हैं। ये वर्षा वन हमारे जीवन के लिए, हमारे पोषण के लिए बहुत उपयोगी हैं। इसलिए कवि इन जंगलों में हमारे जीवन को इसलिए कवि इन जंगलों को हमारे जीवन का आधार भी मानते हैं। प्राणदायिनी नदियाँ इन्हीं जंगलों और पहाड़ों से आकार ग्रहण करती हैं। ये नदी निर्झर और नाले के जन्मदाता हैं और खूबसूरत बनाते हैं। खूब सारे पर्यटन केंद्र इन्हीं जंगल धाराओं के आसपास होते हैं। परिंदों की चहचहाट, नदियों की उद्गम भूमि भी इन्हीं जंगलों में है। कविता के अंत में अरण्य अभ्यारण्य और पक्षी विहारों में एक दूसरे से के सरोकार होते हैं। कविता के अंत में कवि का मन भी हिरण दल के साथ खुलाचे भरने लगता है। कुलाचे भरने लगता है और विविध वर्णी परिंदों के संग विचरण करने लगता है। वनेले पुष्पों के संग झूमने लगता है। रात की स्वच्छ चांदनी की कल्पना में अटखेलियाँ करने लगता है। नए पत्ते और हरित दूर्वा कविता के अंत में एक सम्मोहनकारी और मनोरम वातावरण की सृष्टि करते हैं। ऐसे लता युक्त जंगल से हम विदा लेते हुए कृतज्ञता पूर्वक बैठ जाते हैं, उनके समक्ष हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं। यह एक आरण्यक कविता है। वनस्पति से पूरी सृष्टि का एक पावन रिश्ता है। जंगल का दर्द मिश्र जी बहुत शिद्दत से समझते हैं, इसलिए इस कविता में वे पर्यावरण के प्रवक्ता के रूप में सामने दिखाई देते हैं। वे कभी उपदेशक के रूप में प्रकट नहीं हैं, इसलिए यह एक सर्वकालिक सौंदर्य की कालजयी कविता है। तो मित्रों, बताइएगा ये कविता कैसी लगी। बहुत बहुत धन्यवाद।